अब आपने पिछले सेशन के अंदर ये तो सीख लिया कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, उसका साइज़ कैसे सिलेक्ट करना है और लेयर्स को कैसे बनाना है। तो आपने अच्छा खासा फ़ोटोशॉप ऑलरेडी सीख लिया है। तो आइए इससे आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रंग-बिरंगी तस्वीरों को कैसे आपने इस पर्टिकुलर इश्तिहार के अंदर लेकर आना है, लेयर्स की शक्ल में, और टाइपिंग आपने कैसे करनी है, फ़ॉन्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं। आइए उसको लर्न करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। मैं वापस फ़ोटोशॉप की उसी फ़ाइल पे जाऊँगा जो पहले मैंने एज़ ए प्रैक्टिस बनाई थी, जिसमें मैंने रेड बॉक्स बनाया था पिछले सेशन में। मैं रेड बॉक्स को यहाँ हाइड करूँगा क्योंकि अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और मेन टेक्स्ट की जो लेयर मैंने बनाई थी उसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर दूँगा, ताकि मैं तमाम नई लेयर्स नए सिरे से बना सकूँ इस सेशन के लिए। अब मेरे पास ये ब्लैंक स्पेस आ रही है वाइट कलर की। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो मैं ऐड बना रहा हूँ वो है एक बिल्डिंग रिलेटेड, या बिल्डिंग का उसके साथ कोई ताल्लुक है। तो मैं सबसे पहले पिक्चर ढूँढूँगा, और पिक्चर ढूँढने का बेस्ट तरीका है कि यू गो बैक ऑन गूगल और गूगल में टाइप करें बिल्डिंग। जब आप बिल्डिंग टाइप करेंगे तो बिल्डिंग के रिजल्ट्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, और इमेजेस पे क्लिक करें, और इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट पिक्चर्स खुल जाएंगी बिल्डिंग्स की, जिनमें से आप कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये पिक्चर जो आप गूगल पे देख रहे होते हैं आफ्टर सर्चिंग समथिंग, ये तमाम कॉपीराइटेड पिक्चर्स होती हैं। यानी कि इन पिक्चर्स को यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए। ये पिक्चर्स किसी आर्टिस्ट ने हो सकता है खींची हों, या कोई वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं, तभी गूगल ये आपको दिखा रहा है आपके सर्च बार के अंदर। अब इन पिक्चर्स को यूज़ करने के लिए या तो आप परमिशन लें उस पर्टिकुलर बंदे से कि जिसने इस पिक्चर को अपलोड किया है। अगर आप वो परमिशन नहीं लेंगे तो कॉपीराइट के इश्यूज हो सकते हैं, और अनएथिकल है किसी और की खींची हुई पिक्चर को यूज़ करना। आगे चल के एक सेशन में मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स भी बताऊंगा कि जहां से आप फ्री पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कॉपीराइटेड नहीं होती। इन पिक्चर्स में से भी जो आपके सामने अपीयर हो रही हैं बिल्डिंग्स की, आप देख सकते हैं कि क्या किसी पिक्चर के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये पिक्चर कॉपीराइटेड नहीं है। आप उस पिक्चर को फिर यूज़ कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट लाइसेंस अप्लाई नहीं होगा। एक लफ्ज़ है वेक्टर। वेक्टर का लफ्ज़ कभी सुना है आपने? डिज़ाइनिंग की ज़बान में वेक्टर अक्सर यूज़ हो रहा होता है। वेक्टर कहते हैं लाइन को। अक्सर जो आजकल एड्स बन रही हैं, उसके अंदर जो नए डिज़ाइंस हैं, उसमें वेक्टर ग्राफिक्स यूज़ हो रहे होते हैं। मुझे पर्सनली भी वेक्टर ग्राफिक्स काफ़ी पसंद है। उसमें आप डिफरेंट तरीके के इमेजेस को ढूँढ सकते हैं, लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स दिखते कैसे हैं? आइए बिल्डिंग के आगे टाइप करते हैं वेक्टर, और फिर सर्च करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट किस तरह का निकलता है। मैं यहाँ बिल्डिंग स्पेस वेक्टर लिखूँगा और फिर उसके बाद एंटर दबाऊँगा। अब आप नोट करें, जो रिजल्ट मेरे सामने अब अपीयर हुआ है, ये कार्टूनिश फॉर्म के अंदर है। अक्सर जब आप एड्स बना रहे होते हैं तो ये इस तरह के इमेजेस आपकी एड्स की खूबसूरती को ज़्यादा बेहतर बना रहे होते हैं, रादर देन एक्चुअल जो बिल्डिंग की पहले पिक्चर्स हम देख रहे थे। उसकी वजह ये है कि ये जो पिक्चर्स अब आप देख रहे हैं, इनका ज़्यादातर बैकग्राउंड या तो ट्रांसपेरेंट है या वाइट है। जो पिक्चर्स आप पहले देख रहे थे उनका बैकग्राउंड डिपेंडिंग ऑन जो करंट उसका सिनेरियो था, उसके मुताबिक सेलेक्ट हुआ था। तो इस वजह से मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वेक्टर ग्राफिक्स को, लेकिन अगर आप नॉर्मल पिक्चर भी यूज़ करना चाहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं इन दी हुई पिक्चर्स में से एक वेक्टर ग्राफिक को यूज़ करूँगा और उसको फोटोशॉप में इंपोर्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और टिप जो एक डिज़ाइनर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि जब भी आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो वो हो पीएनजी फॉर्म के अंदर या डॉट पीएनजी। डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं पिक्चर्स की या इमेजेस की इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें एक जेपैग फॉर्म है, जीआईएफ फॉर्म है। इन तमाम चीज़ों को आप भूल जाइए, अभी कोई सीखने की ज़रूरत नहीं। बस आप ये याद रखें कि जब भी आपने कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है तो डॉक्टर यासिर ने बताया कि पीएनजी की फॉर्म के अंदर डाउनलोड करनी है। पीएनजी फॉर्म के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं उनका बैकग्राउंड होता है ट्रांसपेरेंट। यानी कि अगर आप वाइट बैकग्राउंड नहीं भी यूज़ कर रहे, रेड बैकग्राउंड यूज़ करें, तो जो पिक्चर आप डाउनलोड करेंगे वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगी, और वो किसी भी बैकग्राउंड कलर पे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर अच्छी लगेगी। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा बिल्डिंग वेक्टर और आगे लिख दूँगा पीएनजी, और देखते हैं कि रिजल्ट क्या कोई चेंज होता है। इवन इन पिक्चर्स के बैकग्राउंड आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इन पिक्चर्स को मैं फोटोशॉप पे अप्लाई करूँगा तो ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट के साथ वहाँ अप्लाई होंगी। यानी कि किसी भी बैकग्राउंड कलर के ऊपर ये बिल्कुल ठीक लगेंगी और खूबसूरत लगेंगी। इन तमाम बिल्डिंग की पिक्चर्स को मैं गौर से स्क्रॉल डाउन करके देखूंगा कि कौन सी बिल्डिंग की पिक्चर मुझे पसंद आई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जिस तरह की एड मैं बनाना चाह रहा हूं वो लंबाई के अंदर है, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा है, तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि जो बिल्डिंग की पिक्चर मैं देख रहा हूँ वो भी उस एड के साइज़ के साथ मैच करती हो। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर मुझे नज़र आई है जिस पे जब मैं क्लिक करूँ तो मैं देखूँ तो ये एक लंबाई में एक बिल्डिंग है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस पिक्चर की बैकग्राउंड कलर इस टाइम कुछ नहीं है, क्योंकि ये पीएनजी फॉर्म में है। अगर ये मुझे पिक्चर पसंद है तो इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको सेव इमेज करूँगा, और सेव इमेज जो है मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा।
अब मैं वापस चलता हूँ फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में जब मैं आऊँगा तो अब मुझे वो पिक्चर यहाँ चाहिए। अब एक तो तरीका ये है कि आप फ़ोटोशॉप की स्क्रीन को मिनिमाइज़ करें या छोटा करें और रीसाइज़ करने के बाद आप देखें कि डेस्कटॉप पे आपने जहाँ वो पिक्चर सेव की है, उसको क्लिक करके ड्रैग करें, यानी कि ऐड करने की कोशिश करें फ़ोटोशॉप की स्क्रीन में। अक्सर ये इमेज आपको फ़ोटोशॉप में फिर ऐसे नज़र आएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते या आपको कंप्यूटर ये अलाउ नहीं करता ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन को, तो आप एक और तरीका भी कर सकते हैं। आप फ़ोटोशॉप की मेन स्क्रीन में दोबारा जाएँ, फ़ाइल कीजिए और ओपन करें, और ओपन पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप से दोबारा उस इमेज को तलाश कीजिए और तलाश करने के बाद ओपन पे क्लिक करें, और इस तरीके से ये इमेज आपके सामने दोबारा अपीयर हो जाएगा एक सेपरेट विंडो के अंदर। अब मैं इस बिल्डिंग की इमेज को इस विंडो से उठा के इस पर्टिकुलर विंडो जहां मैं इश्तिहार बना रहा हूँ कैसे लेके आऊँगा। बिल्डिंग वाली विंडो पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए दबाइए। अपने कीबोर्ड पे देखिए कंट्रोल और ए का बटन आपने इकट्ठे दबाना है। जब आप कंट्रोल और ए का बटन इकट्ठा दबाएंगे तो आपके सामने एक डॉटेड स्क्वायर यानी कि डॉटेड बॉक्स आ जाएगा इस इमेज के या इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द। इसका मतलब है कि फोटोशॉप ने आपकी इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब आप कंट्रोल सी दबाइए, यानी कि कॉपी का बटन। वर्ड में अक्सर यूज़ करते हैं ना हम कंट्रोल सी, वही है फोटोशॉप में। कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये इमेज अब कॉपी की कमांड यूज़ करके कॉपी हो चुका है। अब आप वापस जाइए मेन उस विंडो के अंदर जिधर आप इश्तिहार बना रहे हैं। ऐड वाली इस विंडो में जाके सबसे पहले आप लेयर बनाइए। लेयर को नाम दीजिए बिल्डिंग इमेज का, और मेक श्योर करें कि वो लेयर सिलेक्टेड है। उसके बाद कंट्रोल वी दबाइए। कंट्रोल वी से मुराद है पेस्ट। आपने सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको कॉपी किया और अब यहाँ लेयर बना के आपने उस पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आप इस बिल्डिंग की पिक्चर को अपने इश्तिहार के अंदर या ऐड के अंदर लेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अगले स्टेप के अंदर देखते हैं कि अब इस इमेज को बड़ा और छोटा कैसे करना है। इस इमेज को बड़ा छोटा करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल टी दबाइए और देखिए कोई बॉक्स अपीयर होता है पिक्चर के इर्द गिर्द। ये बॉक्स है रीसाइजिंग बॉक्स। आप इस बॉक्स के डिफरेंट कोनों को देखें, आपको छोटे 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 डॉट्स नजर आएंगे। इन डॉट्स से पकड़ के आप पिक्चर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जब भी आपने पिक्चर को बड़ा या छोटा करना है हमेशा जहन में रखिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, शिफ्ट का बटन दबा के आपने पिक्चर को रीसाइज करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप शिफ्ट के बटन को दबा के पिक्चर को रीसाइज करते हैं तो वो पिक्चर छोटी और बड़ी एक प्रोपोर्शनल फॉर्म के अंदर हो रही होती है, एक फॉर्म में हो रही है। अदरवाइज अगर आप शिफ्ट का बटन बगैर दबाए करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। शिफ्ट का बटन अब नहीं मैंने दबाया हुआ और मैं एक कोने से पिक्चर को पकड़ के राइट साइड पे ड्रैग करूंगा, यानी कि इसके साइज को बड़ा करूंगा, तो आप देखें कि पिक्चर की शक्ल चेंज हो रही है। इसको मजीद और बड़ा करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड से, तो देखें क्या होता है। अभी पिक्चर फैल रही है, अपना एक्चुअली जो इसका एसेंस था यानी कि जो ट्रू फॉर्म थी उसको छोड़ती जा रही है। ये आपने कभी नहीं करना। जब भी आप पिक्चर डाउनलोड करते हैं हमेशा आपने रीसाइजिंग प्रॉपर तरीके से करनी है और शिफ्ट का बटन दबा के करनी है। मैं इससे वापस जाऊंगा और वापस जाने का तरीका क्या है। अगर मुझसे गलती हो गई है तो हाउ कैन आई रीचेंज इट? प्रेस कंट्रोल जी ऑन योर कीबोर्ड। जब आप कंट्रोल जी दबाएंगे तो देखिए क्या होता है। ये एक स्टेप पीछे चली जाएगी पिक्चर। याद है लेफ्ट से पहले भी मैंने उसको ड्रैग करके बड़ा किया था। अब कंट्रोल जी दबाने के बाद ये स्टेप पीछे चली गई है। लेकिन अब मुझे इससे एक स्टेप और पीछे जाना है क्योंकि मैंने इसको राइट साइड से भी ड्रैग करके इसके साइज को बड़ा किया था। इससे पिछले स्टेप पे जाने से पहले आप टॉप पे देखिए तो आपको एक टिक मार्क नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करें ताकि ये बॉक्स जो साइड पे अपीयर हो रहा था रीसाइजिंग का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद टॉप पे विंडो पे क्लिक कीजिए और देखिए कि हिस्ट्री की ऑप्शन टिक मार्क्ड है। अगर तो यहाँ टिक मार्क नहीं हुआ तो उस पर क्लिक करें और वो टिक मार्क वहाँ अपीयर हो जाएगा। अगर इधर टिक मार्क हुआ हुआ है तो राइट साइड पे देखिए तो आपको हिस्ट्री का एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये वो तमाम हिस्ट्री है कि जिसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जा सकते हैं, और जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो वैसे वैसे इमेज जो है वो चेंज हो रहा होगा। यहाँ मैंने पेस्ट किया था तो इस वजह से वो इमेज इधर आ रहा है। अगर मैं पेस्ट से भी पीछे जाना चाहता हूँ तो यहाँ से वो इमेज डिसअपीयर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जिस हाल में मैंने किया था मैं वापस उस इमेज पे चला जाऊँ तो वो इमेज उसी शेप के अंदर मेरे सामने दोबारा अपीयर हो जाएगा। इसके बाद इसको रीसाइज करना है तो मैं कंट्रोल टी दोबारा दबाऊंगा। शिफ्ट के बटन को दबाकर मैं इस पिक्चर को छोटा करूंगा या बड़ा करूंगा, और उसके बाद इस टिक मार्क को क्लिक करूंगा। अब ये पिक्चर एक अपनी असली फॉर्म में रीसाइज हो चुका है। उसके बाद अगर मैं इस इमेज की लोकेशन को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करके यानी क्लिक को दबाकर इस इमेज की लोकेशन को चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इमेज बॉटम के ऊपर अपीयर हो तो मैं इसको बॉटम पे ले आऊँगा और राइट कॉर्नर पे इसको मैं लाकर छोड़ दूंगा। अब ये इमेज मेरे राइट कॉर्नर पे अपीयर हो रहा है, और लेयर अगर आप देखें तो लेयर अभी तक वही सिलेक्टेड है।
यहाँ एक टिप बड़ी ज़रूरी है और अक्सर आपको ये प्रॉब्लम भी फेस होगी कि आप क्लिक करके इमेज को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप नया नया फोटोशॉप यूज़ करना शुरू करते हैं तो अक्सर आप भूल जाते हैं कि आपने लेयर के ऊपर क्लिक नहीं किया हुआ जब आप उस इमेज को हिलाने की कोशिश करें। तो मेक श्योर करें कि लेयर आपकी प्रॉपरली सिलेक्टेड है। अगर आप लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आप इमेज को ना चेंज कर सकते हैं ना मूव कर सकते हैं। तो जब लेयर सेलेक्टेड है तो इमेज मूव होगा, जिस तरह मैंने अभी सारे के सारे स्टेप्स किए। अब मैं इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि मैं एक नई लेयर बनाऊंगा और उस लेयर का नाम रखूंगा बैकग्राउंड। और उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स क्रिएट करूंगा जो उसी साइज़ का होगा जिस साइज़ की मेरी एडवर्टाइजमेंट का जो वर्किंग एरिया है, जो इस टाइम वाइट अपीयर हो रहा है। उस बॉक्स को बनाने से पहले ऊपर कलर को सिलेक्ट कर लें। तो मैं चाहता हूँ एक बड़ा कलरफुल सा बैकग्राउंड हो, तो मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब उस साइज़ का मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। तो ये बॉक्स क्रिएट करने के बाद अब आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, तो वाइट की बजाय अब ये ग्रीन हो चुका है। अब ये बॉक्स आपके सामने जो यहाँ कॉर्नर पे अपीयर हो रहा है, इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब किसी और लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स डिसअपीयर हो जाएगा। अब अगर आप इस लेयर को उठा के बिल्डिंग वाली लेयर से ऊपर ले जाएंगे तो आपकी बिल्डिंग छुप जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर अब बैकग्राउंड आ गया। लेकिन मैं इसको दोबारा वापस रिवर्स करूंगा और अब बिल्डिंग फ्रंट पे है और उसकी बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड इमेज आ रहा है। इस तरीके से आप लेयर्स को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि जिस जगह पे वो लेयर सूटेबल है उस जगह पे उस लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं इधर टेक्स्ट ऐड करूंगा। टेक्स्ट ऐड करने का सिंपल तरीका ये है कि आप लेफ्ट साइड पे देखिए तो मेन्यू में आपको टी लिखा हुआ नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें। ऊपर से कलर सेलेक्ट करें, मैं कलर ब्लैक सेलेक्ट करना चाहता हूँ। और कलर सेलेक्ट करने के बाद आप अपने वर्किंग एरिया पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप लिखें बिल्डिंग और टिक मार्क दबाएंगे तो ये बिल्डिंग यहाँ टाइप हो जाएगा। अब एक चीज़ आप नोट करें, राइट साइड के ऊपर एक ऑटोमेटिक लेयर क्रिएट हो गई है जो फोटोशॉप ने आपके लिए क्रिएट कर दी है। आपको नई लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये लेयर क्रिएट हो गई है तो दोबारा इस एरो पे क्लिक करने के बाद अब आप इस टेक्स्ट को मूव अराउंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को बड़ा छोटा कभी भी आपने कंट्रोल टी की ऑप्शन से नहीं करना। इसको प्रॉपरली दोबारा टी के बटन पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सबसे पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँ, तो इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखें मेरा फ़ॉन्ट यहाँ चेंज हो गया है और मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो और ये साइज़ इसका बड़ा हो चुका है। और इसी तरीके से अगर कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और जब ये तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं तो आप दोबारा इस टिक मार्क के बटन को क्लिक करें और इस ऑप्शन को सेव कर दीजिए। और अगर मैं इसको दोबारा मूव करना चाहता हूँ तो मूव करके मैं इसको अब यहाँ डाउन यहाँ ले आऊँगा और ये इमेज के साथ अब मेरा टेक्स्ट भी इधर अपीयर हो रहा है। अब दोस्तों बड़े बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इमेजेस, टेक्स्ट और बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है और लेयर्स किस तरीके से इन फंक्शंस को सपोर्ट कर रही हैं। इसको यूज़ करें, इसको प्रैक्टिस करें और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे डिज़ाइनर आप बनेंगे। डिज़ाइन हमेशा जहन में रखें कि डिज़ाइन होता है जहन के अंदर। सॉफ्टवेयर बेशक आपको जितना मर्जी अच्छा आता हो, लेकिन अगर आपके जहन के अंदर एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है तो वो कभी भी ना पेपर पे आएगा और ना वो सॉफ्टवेयर पे आएगा। तो आप बेसिक टूल्स को यूज़ करते हुए, बेसिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक बड़ी खूबसूरत ऐड बना सकते हैं। इस तमाम नॉलेज को अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें और इतनी प्रैक्टिस करें कि आप एक अच्छे फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर बन सकें।